नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन और कवि दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में बताऊंगा। आधुनिकता की नींव कब रखी गई, यूरोप की वो कौन सी घटनाएं थी जिन घटनाओं का प्रभाव भारत पर भी देखने को पड़ा, और उन घटनाओं ने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया, जिसमें आप देखेंगे कि भारत के लिए एक नए मार्ग की खोज की आवश्यकता महसूस होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद इन सभी प्रश्नों से संबंधित आपके कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और परीक्षा के नजरिए से भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में खास करके पुर्तगालियों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे हम लोग कवर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूरोप की कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिनका असर भारत पर भी देखने को पड़ता है, और उसमें से पहली जो घटना होती है वो होती है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण यानी कि रनासा, और रनासा का मतलब होता है पुराने यूरोप की अच्छाई को पुनः स्थापित करना और मानवतावाद का नारा देना। पहले क्या होता था कि पहले जो लोग हैं वो पोप और बाइबल को मानते थे, और पोप क्या करता था कि पैसे लेकर के लोगों का स्वर्ग में टिकट बुक करता था। पोप ये कहता था कि तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, जो करना है करो, तुम्हारा टिकट मैं रिजर्वेशन कर दूंगा, मैं कंफर्म कर दूंगा, बस तुम मुझे पैसे दे देना। यानी कि भौतिक जीवन पर बिल्कुल ध्यान नहीं था, लोग आध्यात्मिक जीवन में ही खोए रहते थे। लेकिन अब लोगों को यह एहसास हो गया था कि यह व्यवस्था तो बिल्कुल गड़बड़ है, इससे अच्छी तो हमारी पुरानी व्यवस्था थी। यही कारण था कि आप देखेंगे कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार होता है, और 17वीं शताब्दी में 16वीं 17वीं शताब्दी में बौद्धिक एवं वैज्ञानिक क्रांति आती है, जिसमें आपने कॉपरनिकस का नाम सुना होगा, जिन्होंने होलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, और इन्होंने बताया कि सूर्य जो है केंद्र में होता है और बाकी सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। जबकि पहले यह अवधारणा थी कि पृथ्वी जो है केंद्र में होती है और बाकी सभी इसकी परिक्रमा करते हैं। इसके बाद आपने गैलीलियो का नाम सुना होगा, इन्होंने दूरबीन की खोज की और ग्रह नक्षत्रों आदि का वास्तविक दशा इन्होंने बताया। इसी के साथ ही आधुनिकता के विकास की राह जो है वो प्रारंभ हो जाती है। साथ ही साथ इन सभी घटनाओं ने भौगोलिक खोजों को भी बढ़ावा दिया, जिसमें आप देखेंगे कि भौगोलिक खोज का कारण क्या था। तो 1453 में तुर्की में एक धर्म युद्ध होता है, जिसे हम कस्तूनिया के पतन के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जरा मैप में एक बार देख लीजिए, ये यूरोप है और ये एशिया है। दोनों के व्यापार के बिल्कुल मध्य में पड़ता था तुर्की। लेकिन 1453 में यहाँ पे उस्मानिया तुर्कों का कब्जा हो गया, और इन तुर्कों ने यूरोपियों के लिए ये मार्ग बिल्कुल बंद कर दिया और कहा कि अब तुम यहाँ से व्यापार नहीं कर सकते। यही कारण था, मार्ग बंद होने के कारण ही नए मार्गों की खोज को बढ़ावा मिला, और इसमें सबसे बड़ी चुनौती थी भारत के साथ व्यापारिक संबंध को स्थापित करने की। क्योंकि आपको पता होगा कि यूरोप में उष्णकटिबंधीय वस्तुओं की बहुत मांग थी, जिसमें से मसाले, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, नील, ये सभी भारत से यूरोप में जाया करता था। अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भारत के लिए एक नए मार्ग को खोजना, और यही कारण था। और उस समय आप देखिए कि बहुत सारे शासकों ने इन नए मार्ग के खोज के लिए योगदान भी दिया था, जिसमें नाम आता है कि स्पेन की जो महारानी थी इसाबेला, इन्होंने, तथा पुर्तगाल के जो राजकुमार थे प्रिंस हेनरी, इन्हें द नेविगेटर भी कहा जाता है, प्रिंस हेनरी को। अब देखिए, कोई भी है यदि रिस्क लेता है तो उसके परिवार की सुरक्षा की गारंटी लेनी ही पड़ेगी। हम और आप हैं, यदि डिफेंस में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, तो सरकार हमारे परिवार की सुरक्षा की गारंटी लेती है, तभी हम देश की सेवा करते हैं निश्चिंत होकर के। यही कारण था कि इन शासकों ने बढ़ चढ़ करके योगदान दिया और उन लोगों को ये बिल्कुल तसल्ली दिलाई कि आप नए मार्गों की खोज करिए, हम आपके परिवार की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। जिसमें से स्पेन की महारानी इसाबेला और पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी, जिसे कि द नेविगेटर भी कहा जाता है, इन लोगों ने अपना अहम योगदान दिया। यही कारण था कि बहुत सारे साहसी नाविकों को उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि पहले जो थे पार्थ ले माडियास, 1487 में इन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैप है, और इसे ही केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। और ये अटलांटिक, जो अटलांटिक महासागर है और हिंद महासागर का मिलन बिंदु माना जाता है। इसके बाद फिर आप देखेंगे दूसरे जो थे वो स्पेनवासी कोलंबस थे। 1492 में इन्होंने अमेरिका यानी कि नई दुनिया की खोज की। नई दुनिया क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो अमेरिका था वे बिल्कुल अलग था, यानी कि यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इन सब से बिल्कुल अलग था। और जब
कोलंबस जब निकला भारत की खोज के लिए तो ये अमेरिका पहुंच गया और वहां पे जाकर के देखा कि ये तो बिल्कुल अलग है, यूरोपियों को तो इससे बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है इसके बारे में। और तब उसने अमेरिका को एक नई दुनिया कह करके संबोधित किया। और इसके बाद जो है तीसरे नंबर पर आप देखेंगे कि पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में भारत आने में सफल हो जाते हैं। अब इसके बाद यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में जो आगमन रहा है उसमें से सबसे पहले पुर्तगाली रहे हैं, इसके बाद डच, जिसके दो अन्य नाम भी हैं जिसे हम हॉलैंड या फिर नीदरलैंड भी कहते हैं, इसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद डेन्स आए, डेन्स के बाद फ्रांसीसी और सबसे अंत में स्वीडिश आते हैं। आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, इसके बाद डेन्स, फिर फ्रांसीसी और स्वीडिश। इस वीडियो में हम लोग पुर्तगाल के बारे में देखेंगे, पुर्तगालियों के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग पृष्ठभूमि और आगमन, इसके बाद पुर्तगालियों के प्रमुख गवर्नर, विस्तार और पतन। प्रमुख गवर्नर में फ्रांसीसी डी अल्मेडा, अल्बुकर्क और नीनो डे कुन्हा। तो चलिए पुर्तगालियों के बारे में शुरू करते हैं। इसकी जो पृष्ठभूमि और आगमन है वो ये है कि भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली सबसे प्रथम थे, यानी कि पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत में आए थे। और आपको पता होगा कि वास्को डी गामा के रूप में पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए। और ये जो है यानी कि वास्को डी गामा 1498 में कालीकट, जो कि केरल के मलाबार तट में है, वहां पर यह पहुंचा। और इसके बाद जब ये वहां पहुंचता है तो आप देखेंगे कि वहां पे पहले से जो मौजूद अरबी थे उन अरबियों ने इसका विरोध किया और इसे भारत में आने नहीं दे रहे थे। लेकिन आते समय एक गुजराती नाविक थे जिनका नाम मिलता है अब्दुल मनिक, ने इसकी सहायता की। और जब ये कालीकट पे पहुंचे तो वहां पे अरबों ने इसका विरोध किया और विरोध के बाद भी वहां के जो हिंदू शासक थे जिनका नाम जमोरिन मिलता है, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। और जब वास्को डी गामा जब वापस जा रहा था तब वे भारत से बहुत सारे मसाले, जड़ी बूटियां लेकर के अपने साथ गया था। और इन सभी मसालों और जड़ी बूटियों का उसके कुल व्यापारिक खर्च का 60% जो है मुनाफा हुआ था। इसके बाद जो द्वितीय पुर्तगाली अभियान होता है, वे प्रथम अभियान की सफलता के बाद 1500 में अल्वारेज काब्राल के नेतृत्व में द्वितीय अभियान कालीकट आया। इसके बाद 1502 में आप देखेंगे कि वास्को डी गामा फिर भारत आते हैं और उन्होंने एक व्यापार करने के लिए, यानी कि पुर्तगाल से और भारत से एक व्यापार करने के लिए एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं। इसके बाद 1503 और 4 में पंचैको नामक पुर्तगाली भारत आए और इन्होंने कन्नानूर और क्यूलोन, जो कि मालाबार तट केरल में है, यहां पर इन्होंने 2 नई फैक्ट्रियां स्थापित की। और इसी के साथ ही 1505 में भारत के व्यापार से व्यवस्थित रूप से जुड़ने के लिए पुर्तगाल की सरकार ने एस्तादो द इंडिया नामक कंपनी का गठन किया। और ये जो कंपनी थी ये सरकार नियंत्रण कंपनी थी जिसका मुख्य अधिकारी गवर्नर होता था। अब जो प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर हैं उनको जरा देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है फ्रांसीसी डी अल्मेडा, जो कि 1505 से लेकर के 1509 तक गवर्नर रहते हैं। और ये प्रथम गवर्नर रहते हैं जिन्होंने हिंद महासागर के व्यापार पर शांत जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है कि जमीन पर कब्जा के बजाय समुद्र पर कब्जा कर व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। और इसके लिए इसने अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर भारत के समुद्री तटों के बीच विभिन्न सामरिक ठिकानों पर नियंत्रण स्थापित किया। और इसने पूर्व के पुर्तगाली फैक्ट्रियों की किलाबंदी की तथा भारत में कंपनी को और मजबूत बनाया। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो गवर्नर आते हैं वो हैं अल्बुकर्क, और इनका जो समय है वे 1509 से लेकर के 1515 तक है। और ये भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है पुर्तगालियों को भारत ने सबसे पहले भारतीय महिलाओं को, ये ऐसे पुर्तगाली गवर्नर थे जिन्होंने भारतीय महिलाओं के साथ शादी करने के लिए प्रेरित किया पुर्तगालियों को और अपनी सेना में भारतीयों की नियुक्ति की तथा क्षेत्राधिकार में इन्होंने सती प्रथा पर भी रोक लगाई। और इसके साथ ही आपको यह भी पता होगा कि 1510 में जो है इसने बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह को हरा करके गोवा पर अधिकार कर लिया था और कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था 1503 में।
के जो शासक थे कृष्णदेव राय, इसके साथ इसके अच्छे संबंध थे। इसके बाद जो गवर्नर आते हैं वो हैं नीनो डी कुन्हा, जिनका समय है 1529 से लेकर के 38 तक। और इसने क्या किया कि कोचिंग से गोवा राजधानी हस्तांतरित किया, यानी कि पहले जो राजधानी थी वो कोचिंग थी और नीनो डी कुन्हा ने कोचिंग से गोवा राजधानी कर दी। इसके साथ ही इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण विजय किए, जिसमें वसीन, दीव, हुगली आदि की इन्होंने विजय की। साथ ही साथ गुजरात के समकालीन शासक बहादुर शाह से इसके अच्छे संबंध नहीं थे। दोनों के बीच में दीव यानी कि गुजरात के तट पर जो है कुछ बात को लेकर के बहस होता है और आप देखेंगे कि ये क्या करता है, कुन्हा क्या करता है कि गुजरात के जो शासक होते हैं बहादुर शाह, उनको समुद्र में फेंक देता है, समुद्र में डुबा देता है। इसके बाद अब जरा पुर्तगालियों का अग्रिम विस्तार एवं पतन देख लेते हैं। तो 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगालियों का विस्तार होता रहता है और आगे चलकर अन्य व्यापारिक कंपनियों के साथ भी इसके प्रभाव में कमी होने लगती है। आप देखेंगे कि 1632 में शाहजहां ने हुगली से पुर्तगाली प्रभाव को समाप्त कर दिया और 1639 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने सालसेट और वैसिन क्षेत्र को पुर्तगालियों से छीन लिया था और जो शेष बचे जो क्षेत्र थे जिसमें गोवा, दमन, दीव पर ही पुर्तगालियों का प्रभाव बना रहा और ये क्षेत्र 1961 ईस्वी के पूर्व तक पुर्तगालियों के प्रभाव में बना रहा। आप देखेंगे कि इस क्षेत्र को लेने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के द्वारा सैन्य कार्रवाई के द्वारा हमने गोवा को पुर्तगालियों से छीना और इसे भारत संघ में शामिल किया। इसका मतलब था कि ये जो पुर्तगाली थे सबसे पहले भारत में आए और सबसे बाद में गए। ये पूरे पिटौर किस्म के इंसान थे, इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके पहले जो थे जो आए इनके बाद और वे पहले चले गए, उनको ये बात का एहसास हो गया था कि अब जाने में ही भलाई है, वरना अब भारतीय मार मार के यहाँ से भगा देंगे हम लोगों को, और वो दशा इनके साथ संपन्न हुई। इसके बाद में आप पुर्तगालियों के प्रभाव क्षेत्र को भी देख लीजिए। ये चटगांव बांग्लादेश, हुगली मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सेंट थॉमस तमिलनाडु, कालीकट कोचिंग ये पहली थी। इसके बाद गोवा, बंबई, दीव, दमन और सूरत ये इनका प्रभाव क्षेत्र था। इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने भारत में आने वाले व्यापारिक कंपनियों में पुर्तगालियों को कवर किया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।